हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 इम्पॉर्टेंट बातों का जिन्हें हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपनी एग्ज़ाम जर्नी के दौरान, जिन्हें अगर हम फॉलो कर लें तो सक्सेस हमारी सुनिश्चित हो जाती है। हमें सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता उस एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से देखना। Previous year question papers are really very important to know the psychology of RPSC। RPSC की साइकोलॉजी को समझने के लिए और ये देखने के लिए कि वो किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस टॉपिक पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को हमको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये सब समझने के लिए ना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाने के लिए, एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखिए। आजकल तो कई सारी बुक्स आ गई है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वो दे रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें ज़रूर देखिए, इन्हें बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इसी से आपको पता चलेगा, आप अपनी एक स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, पर मेहनत आप किस तरीके से कर रहे हो और किस जगह पर मेहनत कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप उन कुछ टॉपिक्स के ऊपर मेहनत कर रहे हो जिनका इतना वेटेज ही नहीं है या जिनमें उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पुटअप ही नहीं होता है, तो वो मेहनत सारी आपकी वेस्ट जाती है। पर अगर आपको पता है, आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है और आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वहाँ आप मेहनत करोगे, तो वो मेहनत आपकी प्रोडक्टिव होगी, वहाँ आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इसलिए मेहनत करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट रूल है कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना। एमसीक्यूज़ की प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी सेज दैट रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस एंड आई वुड से दैट एमसीक्यूज़ आर द की टू सक्सेस। रिवीजन का रोल है नो डाउट, बट एमसीक्यूज़ का भी इक्वल ही रोल है। एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने के लिए एमसीक्यूज़ एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो इसलिए थ्योरी इनफ नहीं होती है। अगर आप सिर्फ एक थ्योरी रीड कर लेते हो, कितनी भी अच्छी बुक से आप थ्योरी रीड कर लोगे ना, पर अगर आपने उसके प्रॉपर एमसीक्यूज़ नहीं किए हैं, 20, 30, 40 इतने एमसीक्यूज़ से कुछ नहीं होता। जब तक आप 200+ एमसीक्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं लगाओगे, तब तक उस टॉपिक पर आपकी उतनी अच्छी कमांड नहीं हो सकती है और आपको नहीं पता चल सकता है कि आपको कौन सी डिटेल याद हुई है और आपको कौन सी डिटेल याद नहीं हुई है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए एमसीक्यूज़ की बहुत प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यूज़ की कई सारी वेबसाइट्स मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर करी है, तो अभी फिर से मैं शेयर कर देती हूँ कि ये सभी जो वेबसाइट्स हैं, इन पर आरपीएससी एग्ज़ाम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनके सबके ही मोस्टली आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो इनका फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़रूर यहाँ पर अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल है डेली टारगेट सेट करना। अगर आप डेली टारगेट सेट नहीं करते हो तो इतना ज़्यादा आप आपकी स्टडी को प्रोडक्टिव नहीं बना पाओगे। अगर आपने अपना प्लान पहले ही डिसाइड कर लिया, जब आप नेक्स्ट डे जो पढ़ने वाले हो ना, वो एक दिन पहले ही डिसाइड करके ही सोया करिए। जब आप रात को ही सोने से पहले उस एक टारगेट को सेट कर लोगे, तो आप उसी माइंडसेट से उठोगे कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। हमें कहीं पर जाना भी हो ना, तो हमें वहाँ का रास्ता पता होना चाहिए। पूरी प्लानिंग की जाती है कि हम ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। आप ऐसे ही कहीं टहल कर कहीं पहुँच नहीं जाते। इसलिए उस दिन को फ्रूटफुल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस डे को पूरा प्लान करें, उस डे का टारगेट सेट करें। जब आप डेली टारगेट सेट करोगे तो ऑटोमेटिक आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली स्टडी कर पाओगे। तो डेली टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपने एक बार डेली टारगेट सेट कर दिया, तो उसके बाद आवर्स पर मत देखिए, अपने टाइम टेबल को मत देखिए। उस टारगेट को आपको पूरा करना है, चाहे 8 घंटे लगते हैं, चाहे 10 घंटे लगते हैं, चाहे 12 घंटे लगते हैं। अपने गोल के लिए डेडिकेटेड रहिए। आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो वो अपने लिए ही कर रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो मेहनत। तो इसलिए पढ़ते टाइम ना घड़ी देखना बंद कर दो कि मैंने इतना घंटा पढ़ाई कर ली, बस अब मुझे आराम करना है। नहीं, आपको जो आपका गोल है डेली का, वो पूरा करना है और उसके बाद ही आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। तो जब आप डेली टारगेट अपना पूरा करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस आप देखोगे बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट है चूजिंग राइट कंटेंट। सही कंटेंट, सही बुक्स
चुनना बहुत ज़रूरी है, सही बुक लिस्ट चुनना बहुत ज़रूरी है। अब कई सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि बुक लिस्ट चुनने में या कंटेंट चुनने में कुछ तो गलती कर देते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट अपना इकट्ठा कर लेते हैं जितने की ज़रूरत ही नहीं होती, और फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और वो रिवीजन भी नहीं कर पाते। इसलिए अपना जो कंटेंट है वो एक बार सोच समझ कर, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर किया है, वो जो आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं वो रिलायबल सोर्सेज ही आपको बताएंगे, तो उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, उन्हीं को फॉलो करिए। पर जब आपने एक बार अपना कंटेंट चूज़ कर लिया, उसके बाद उसे बार बार चेंज मत करिए। अपने कंटेंट को एक बार तो रिलायबल कंटेंट रखिए और उसके बाद में अपना जो कंटेंट है उसे लिमिटेड रखिए। बार बार हर नया वीडियो देखने पर नई बुक लेकर आना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, ये और नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा आपकी प्रेपरेशन को, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। एक ही बुक रखिए एक सेक्शन के लिए और उसका ही मल्टीपल रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया तो मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया, क्योंकि कोई और ये काम आपके लिए नहीं कर सकता है। और जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होनी चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। वो आपके अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी ही है। ऐसा जब आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा तो कोई आपको डीमोटिवेटेड नहीं कर सकता। पर आपकी अगर मोटिवेशन एक्सटर्नल है या किसी और की दी हुई है, या आप किसी और पर डिपेंडेंट हो उस मोटिवेशन के लिए कि आप मुझे मोटिवेटेड कर दो या आप मुझे मोटिवेटेड कर दो, ऐसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड करना पड़ेगा। और मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने गोल, जो आपका जो एम है, जो आपका गोल है, उसकी जो वैल्यू है अपनी लाइफ में, उसको समझें, उसको देखें, उसको मानें। जब आपको पता है कि आपने, और जब भी किसी भी टाइप की डीमोटिवेशन आप पे हावी होने लगे तो सोचिए कि आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों करी थी। तो इसलिए अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट यूज़ ऑफ स्मार्टफोन। मतलब आपको आपके फ़ोन को यूज़ भी करना है, बट बहुत ही स्मार्टली आपको उस फ़ोन को यूज़ करना है। अपने प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के वे में आपको उस फ़ोन को यूज़ करना है, ना कि रील्स और सोशल मीडियाज़ को देखने में। तो जब आप अपना फ़ोन का यूज़ करें तो ओनली एंड ओनली, आपने अगर कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसे देखने में, या फिर कुछ MCQs के लिए आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो तो इसलिए अपने फ़ोन का यूज़ ओनली एंड ओनली स्टडी पर्पज़ से करिए। उसमें कोई भी इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। पर प्लीज़ जब आप किसी एग्ज़ाम की अपनी जर्नी पर हो तो इन स्मार्टफोन में जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स है जहाँ पर आपका कोई स्टडी कंटेंट रिलेटेड नहीं है, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो आप कम से कम उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर सकते हो, ताकि बार बार आपकी नोटिफिकेशन पॉपअप ना हो और आपका ध्यान उस तरफ ना जाए। तो इस तरह आप अपना जो स्मार्टफोन है उसे यूज़ में ले सकते हैं अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाने में, और स्मार्टली अपनी प्रेपरेशन कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अपनाया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो था टेकिंग हेल्प ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। मतलब अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प लेना। जैसे अब आप उनकी हेल्प कैसे ले सकते हो, तो जब भी आप उनसे बात करें तो उन टॉपिक्स पर बात कीजिए जो कि आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं से रिलेट करते हो। जैसे आप करंट अफेयर्स के मुद्दों पर भी उनसे बात कर सकते हो, या उनसे जान सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आज उन्होंने क्या नया सीखा या क्या नया सुना न्यूज़ में, या कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी क्या चीज़ हुई जो आपको मदद कर सकती है। इससे आपका करंट अफेयर भी बूस्ट होगा और आप उनसे बात भी कर पाओगे। और रिवीजन करने की भी एक स्टाइल होती है कि आप जो भी आपने याद किया है उसे एक स्टोरी टेलिंग के रूप में आप उन्हें सुनाएं। तो जब आप उन्हें सुनाएंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे, और उसी रिकॉल के दौरान आप जान पाएंगे कि आपको कितना याद हुआ है और कितना याद नहीं हो पाया है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी, और जब वो आपको कुछ नई जानकारी देंगे तो आपका एग्ज़ाम रिलेटेड ही कंटेंट और बढ़ेगा, और आपको उसी रिलेटेड आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर अपनाइएगा। इससे मुझे तो अपनी प्रेपरेशन में बहुत ही मदद मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइव क्लासेस ना देखकर रिकॉर्डेड क्लासेस देखना, और उनकी भी थोड़ा स्पीड अप करके देखना। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है और आपने उसको लाइव स्ट्रीमिंग पर ले रखा है, लाइव कोर्स ले रखा है, और तो लाइव कोर्स पे आपका अगर वो 2 घंटे की क्लास है तो पूरे ही 2 घंटे वहाँ पर आपके इन्वेस्ट होते हैं। अगर आपको वहाँ कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है तो उस लाइव को ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है।
आप बाद में जब वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है तो उस रिकॉर्डेड क्लास को 1.5 की स्पीड पर देख सकते हो और अपना कई सारा टाइम बचा सकते हो, और उस टाइम को किसी दूसरे सेक्शन को या उसी टॉपिक के रिवीजन में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने एक एक मिनट की वैल्यू समझनी पड़ेगी और उसे बहुत ही वाइजली खर्च करना पड़ेगा कि यहाँ से अब मेरा 15 मिनट का टाइम या आधा घंटे का टाइम बच सकता है और मैं इस टाइम को यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो आप इस तरीके से जब आप सोचेंगे और ये चीज़ें जब आप ऐड करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट की टाइमिंग। मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट देने का राइट टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। यही मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर आपको डीमोटिवेटेड भी कर सकते हैं अगर आप इन्हें सिलेबस कंप्लीट करने से पहले ही करने लग जाएं, और ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप इन्हें सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में करते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में भी, और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसलिए राइट टाइमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट जब भी आप दें तो एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसी के बाद ही इन्हें देना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स को लिमिट रखना, और करंट अफेयर्स पर को देने वाला जो टाइम है उसे लिमिट रखना। करंट अफेयर्स पर कई सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो डेली के करंट अफेयर पर ही 2 घंटे के वीडियोस देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग एंड बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं, और जिसमें सिर्फ उसी दिन का ही जो डेली करंट अफेयर है वो कवर होता है। इतना करंट अफेयर पढ़ने की आपको इन आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना जो टाइम है वो तो उस टाइम को कहीं दूसरे सेक्शन पर यूटिलाइज कर सकते हो। इसलिए अपना करंट अफेयर का जो टाइम है वो 30 मिनट्स लिमिट रखिए। 30 मिनट्स के ऊपर आपको करंट अफेयर को टाइम नहीं देना है। क्रोनोलॉजी फॉर मंथली एंड मूमल फॉर ईयरली बहुत है, सफिशिएंट है। इसी से ही आपकी करंट अफेयर की तैयारी हो जाती है। और अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर की अगर वीडियो भी देखना चाहें तो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो वीडियो होता है 5-10 मिनट का, उसे देखिए। इससे ज़्यादा टाइम के वीडियोस पर अपना टाइम वेस्ट मत। नेक्स्ट पॉइंट है अपने टाइम की वैल्यू जानना। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की जर्नी पर होते हैं, जब हम अपनी गोल अचीव करने की जर्नी पर होते हैं, तब हमारा एक एक मिनट भी होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसे हमें बहुत ही वाइजली स्पेंड करना चाहिए। अगर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया और आप उससे बात करने में ही अगर घंटों वेस्ट कर रहे हो कि उसे बुरा ना लगे, और अगर आप अपने फैमिली फंक्शंस में जा रहे हो, आप अपनी मूवीज़ देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, और साथ ही में कुछ घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब आपकी एग्ज़ाम की जर्नी चल रही है उस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो आपका गोल है और आपकी स्टडी है और आपका डेली टारगेट है। इनसे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और एक बार जब आपने ये जर्नी स्टार्ट कर दी तो अपने गोल के लिए आपको 100% डेडिकेटेड रहना है और डेली टारगेट बहुत शिद्दत से पूरा करना है, और तभी आप अपना 100% एग्ज़ाम में दे पाओगे और आपकी सक्सेस को आप बिल्कुल सुनिश्चित कर पाओगे। इसलिए आपका जो फ़ोन है, जब आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो तब अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगर वो फ़ोन आपके पास में होगा तो बार बार उसमें कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपका सारा ध्यान उसी तरफ जाता रहेगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। व्हेन वी आर स्टडिंग फॉर समथिंग वी शुड बी 100% फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक ओनली। जब हम कुछ भी टॉपिक रीड कर रहे हैं ना, तो हमारी अटेंशन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो चीज़ हमें याद होगी या नहीं होगी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें मैंने अपनी एग्ज़ाम जर्नी के दौरान फॉलो किया, और इन चीज़ों से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर की। एंड आई रियली होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और आपकी भी एग्ज़ाम जर्नी और आपकी प्रेपरेशन को ये स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग फॉर योर गोल।